और दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्य तरकार के बारे में। तो 185 ईसा पूर्व से लेकर आपके 319 ईस्वी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सुंग वंश की, कर्ण वंश की, सातवाहन वंश की, इंडो ग्रीक वंश की, संघ की, कुषाण की और संगम काल की, जिसमें चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश ये आपके प्रमुख वंश है। आगे चलते हैं, चलेगा। सुंग वंश की बात करते हैं तो सुंग वंश के अंदर क्या है, 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। बाण भट्ट की हस्तलिपि के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक वर्धत की हत्या कर दी थी। किसने? बाण भट्ट की हस्तचरित्र के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहत की हत्या कर दी थी। बात करते हैं पुष्यमित्र सुंग की, तो बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र ने लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़ा दिया था। स्तूप क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। एवं पाटलिपुत्र के कुकटारा या कुकटाराम विहार को तोड़ने के असफल प्रयास किए थे, ठीक है। बात करते आगे। इसने 2 अश्वमेव यज्ञों का आयोजन करवाया। अश्वमेव यज्ञों के पुरोहित कौन थे? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि की 2 पुस्तकें जो कि कई बार पूछते हैं, तो आप 3 याद रखो, ठीक है। योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। ये महाभाष्य है जो पाणिनि के अष्टाध्याय पर टीका है। पाणिनि के अष्टाध्याय पर टीका है। 2 तो आपको ध्यान रखनी है, योग दर्शन और योग सूत्र, और तीसरी है महाभाष्य। योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अश्वमेव यज्ञ की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है एवं कालिदास जी की मालवी काल की मित्र से मिलती है। सुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवनों ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इस आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कालिदास की मालविकाग्नि मित्र, पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता से मिलती है। किसकी? आक्रमण की जानकारी। गार्गी संहिता विषय किसका है? ज्योतिष का विषय है गार्गी संहिता। आगे बात करते हैं। बागभद्र की बात करें तो इस वंश का 9वां शासक था, ठीक है। और बागभद्र इसके दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। किसके शासनकाल में? बागभद्र के शासनकाल में। उसने बागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। बागभद्र से याद रखना, बागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। आगे बात करते हैं। देवभूति की बात करें, इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या कर दी थी। इस वंश की राजधानी विदिशा थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, कर्ण वंश, ठीक है। कर्ण वंश जो कि 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व हो गया। संस्थापक थे वासुदेव कर्ण, ठीक है। और सुशर्मा अंतिम शासक था, ठीक है। सातवाहन वंश की बात करें, लगभग 300 वर्ष तक चला था ये। और संस्थापक थे सीमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुख, आपको याद रखना है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के नागा घाट अभिलेख से मिलती है। किससे? नागनिका या नागानिका के नागा घाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल क्या है? इस वंश का 17वां शासक था। ये विद्वान शासक था। पुस्तक गाथा सप्तशती यानी 700 प्रेम कहानियाँ। दरबारी विद्वान की बात करें, सर्ववर्मन यानी कातंत्र, विषय व्याकरण, गुडाढय की वर्त कथा पर शैवेंद्र ने वर्त कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा चरित्र सागर की रचना की। आगे बात करते हैं। हाल के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। हाल के सेनापति थे विजयालय ने किस पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर आक्रमण किया एवं हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, गोमती पुत्र या सातकर्णी। आगे कौन आता है? गोमती पुत्र या सातकर्णी। इस वंश का 23वां व सबसे महान शासक। उपाधि कौन कौन सी है? आदित्य ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणु कटक और त्रिसमुद्र तो पिता वहां। आगे बात करते दोस्तों,
इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। इसके घोड़े तीन समुद्र का पानी पीते थे। इसने संक शासक नहपान को पराजित किया एवं उनके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। इसने नासिक बौद्ध संघ को अज काल के गांव एवं कार्ले बौद्ध संघ को करजक काल भेंट किए। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसने वेणुकटक नामक शहर भी बसाया। अब बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो ये कौन थे? इस वंश का ये 24वां शासक था। इसे पुराणों में पुलोमा कहा जाता है। प्रथम शासक जिसने अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलता है और अभिलेखों में इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया। आगे बात करते हैं, संक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। इसने नवनगर नामक शहर बसाया। आगे बात करते हैं दोस्तों, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी कौन थे? तो इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलता है। सातवाहन वंश की विशेषताओं की बात करें तो मातृसत्तात्मक समाज था। नाम के आगे माता का गोत्र लगता था और प्राकृत भाषा का प्रचलन था। पुराणों में इन्हें आंध्रवर्तीय कहा गया। शीशे या पोटिन किए सिक्के चलाए गए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया। सामंती प्रथा का आरंभ। राजधानी थी प्रतिष्ठान या पेटन। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या थी, प्राचीन थी ये। इनकी शाखा की बात करें तो ड्रेमिट्रियस संस्थापक थे और साकल या सियालकोट राजधानी थी तक्षशिला। एक दूसरा प्रकार था इसका यूक्रेटाइडस संस्थापक थे। मिनाडर मिलित, ठीक है, इधर था एंटियोलकिडास। तो मिनाडर मिलित की बात करें, नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ वार्तालाप पुस्तक थी मिलिंदपनहो और विषय था बौद्ध दर्शन। और एंटियोकिडास की बात करें, अपना दूत हेलियोडोरस बागवद्र के दरबार में भेजा था। आगे बात करते दोस्तों, हर्मियस अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। हर्मियस कौन था? अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक शासकों का योगदान की बात करें, लेख युक्त सोने के सिक्के। इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा। आगे बात करते हैं, सप्ताह का प्रचलन आरंभ हुआ। भारतीय नाटकों का प्रभाव पड़ा। आगे बात करते हैं, रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता था। यह रंगमंच के जो पर्दे थे उसको क्या बोला जाता था? यवनिका। रंगमंच के पर्दों को यवनिका कहा जाता था। यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। आगे बात करते हैं शक की। तो शक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया। चीनी साहित्य में शकों को सही या सही वाग कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा जाता है। डेरियस ने नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं शकों के भारत में केंद्र। तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन। शकों के भारत में केंद्र की बात करें, तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन। तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन। तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन, ये क्या थे? शकों के भारत में केंद्र थे। आगे बात करते हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। सबसे प्रसिद्ध था शास्त्र जो शासक था वो रुद्रदामन था। इसने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख है, ध्यान रखना। संकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए थे। संकों ने चांदी के जो सिक्के थे वो बड़ी मात्रा में चलाए। इसका उल्लेख आपको पता है बीकानेर का जूनागढ़ उल्लेख में मिलता है, ठीक है। चांदी के सिक्कों की विशेषता क्या थी? रुद्रसिंह तृतीय अंतिम शासक था भाई। अब कुषाण आ गया। तो कुषाण की बात करें तो ये मध्य एशिया के यूची कबीले के थे। मध्य एशिया के यूची कबीले के कौन थे? कुषाण थे। इनकी शाखा कुई सुवांग थी। कुजुलकड़ फिशस इसके संस्थापक थे। इसे प्रथम कड़ फिशस भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं विम कड़ फिशस।
तो विम कडफिशेस की बात करें तो इसे दूसरा कडफिशेस कहा जाता है। विम कडफिशेस की बात करें तो इसे दूसरा कडफिशेस कहा जाता है। ये भगवान शिव का अनुयायी था। उपाधि महेश्वर। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। इनके सिक्कों पर त्रिशूल के, नंदी के और डमरू के चित्र मिलते हैं। आगे बात करें कनिष्क। तो कनिष्क की बात करते हैं तो इस वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क। राज्य अभिषेक होता है इसका 78 ईस्वी में। संघ संवत आरंभ हुआ। राजधानी थी पुरुषपुर और पेशावर और मथुरा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। कर्ण की राजधानी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया है, वहाँ कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। उसे पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा मुर्गा एवं अश्वघोष मिले थे। अनोखा मुर्गा और अश्वघोष मिले थे। अश्वघोष की पुस्तकों की बात करें, बुद्ध चरित्र, सारिणीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद व सूत्रालंकार, ये इनकी पुस्तकें थी। किसकी थी? अश्वघोष की। तो बुद्ध चरित्र इसमें बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और फिर सारी पुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और सूत्रालंकार। ठीक है, आगे बात करते हैं। नागार्जुन की पुस्तक माध्यविका कायिका है एवं चरक की है। चरक संहिता इसके दरबार में थे। ठीक, कनिष्क के। सुसूत्र इसके समकालिक थे। पुस्तक सुसूत्र संहिता थी। सुसूत्र शल्य से कह सकते। आगे बात करते हैं। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क ने किस पर अधिकार कर लिया था? मध्य एशिया पर कर लिया था। भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्य काल का भारत का स्वर्ण काल था। व्यापार की दृष्टि से मौर्य काल भारत का क्या था? स्वर्ण काल था। कनिष्क ने पन्नाओं के नेतृत्व वाली चीनी सेना को परास्त किया और इसके सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। बिल्कुल ही महायान जो शाखा होती है, जिसमें से महायान शाखा का कनिष्क क्या था? अनुयायी था, यानी पालन करने वाला था। बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया था इसने। चलो भाई आगे बात करते हैं। हुविक्स की बात करते हैं। हुविस्क भगवान विष्णु का अनुयायी। कुषाणों की विशेषताएं। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और कुषाण मंदिर में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। सिले हुए कपड़े प्रचलन में थे और चमड़े के जूतों का प्रयोग, घोड़ों के लगाम लगाना। कुषाण शासक देवपुत्र या देवप्रिय उपाधियां धारण करते थे। आगे बात करते हैं मौर्यतरकालीन व्यापार वाणिज्य। तो मौर्यतरकालीन व्यापार वाणिज्य की बात कर लेते हैं। तो व्यापार वाणिज्य का स्वर्णकाल का था। ठीक है, कारण क्या था स्वर्णकाल होने का? एक तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। ठीक है, फिर रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था और भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था। भारत रोमन साम्राज्य के साथ क्या करता था? व्यापार करता था। मुद्रा प्रणाली विकसित हुई और फिर दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार होता था। फिर दक्षिण भारत में क्या था? दक्षिण भारत में इधर समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। अरिकामेडु यानी पांडिचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकामेडु यानी पांडिचेरी से क्या हुए थे? ये सिक्के प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं। ये 46 ईस्वी हिम्पालस ने व्यापारिक पवनों की खोज की। ठीक है, चलेगा। अगला है आपके मौर्योत्तर काल। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।